नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए उद्योग जगत से पूरी शक्ति लगाने की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नया भारत किसी भी आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.46% हुई। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के 8वें चरण का मतदान संपन्न। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गोवा में होने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पैनोरमा के अंतर्गत दिखाई जाने वाली फिल्मों की घोषणा की और एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में 8 विकेट से हराया। दोपहर समाचार में नईम अख्तर के साथ मैं निखिल कुमार। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय उद्योग की क्षमता और प्रतिबद्धता को दुनिया में दिखाने का ये सही समय है। उन्होंने उद्योग और व्यवसाय जगत का आह्वान किया कि वो आने वाले वर्षों में आत्मनिर्भर भारत के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाएं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज एसोचैम फाउंडेशन सप्ताह 2020 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व चौथी औद्योगिक क्रांति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया चौथी औद्योगिक क्रांति की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है। नई टेक्नोलॉजी के रूप में चैलेंजेस भी आएंगे और अनेक नए सरल सॉल्यूशंस भी आएंगे और इसलिए आज वो समय है जब हमें प्लान भी करना है और एक्ट भी करना है। हमें हर साल के हर लक्ष्य को नेशन बिल्डिंग के एक लार्जर गोल के साथ जोड़ना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 27 साल बाद भारत अपनी आजादी की शताब्दी मनाएगा और ये 27 वर्ष न केवल भारत की वैश्विक भूमिका निर्धारित करेंगे बल्कि ये भारतीयों के सपनों और समर्पण की भी परीक्षा की घड़ी होगी। आने वाले 27 साल भारत के ग्लोबल रोल को ही तय करने वाले इतना नहीं है बल्कि ये हम भारतीयों के ड्रीम्स और डेडिकेशन दोनों का टेस्ट करने वाले हैं। ये समय भारतीय इंडस्ट्री के रूप में आपकी कैपेबिलिटी, कमिटमेंट और करेज को दुनिया भर को हमें एक बार विश्वास के साथ दिखा देना है। और हमारा चैलेंज सिर्फ आत्मनिर्भरता ही नहीं है बल्कि हम इस लक्ष्य को कितनी जल्दी हासिल करते हैं ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भारत की सफलता को लेकर आज दुनिया में जितनी पॉजिटिविटी है शायद उतनी पहले कभी नहीं रही। प्रधानमंत्री ने कहा अनुसंधान और विकास में निवेश को बढ़ाया जाना चाहिए तथा निजी क्षेत्र को इसमें निवेश करने की आवश्यकता है। श्री मोदी ने कहा कि कॉरपोरेट गवर्नेंस से लेकर मुनाफे में हिस्सेदारी तक हमें दुनिया की बेहतरीन नीतियों को जल्द से जल्द अपनाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें लाभ केंद्रित दृष्टिकोण रखते हुए इसे समाज के व्यापक हित में प्रयोग करना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि देश उद्यमों और उद्यमियों के साथ है जो युवाओं को बहुत सारे अवसर प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत का युवा नवाचार और स्टार्टअप क्षेत्र में अपना नाम कमा रहा है। आज भारत के युवा इनोवेशन के स्टार्टअप दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं। सरकार की एक एफिशिएंट और फ्रेंडली इकोसिस्टम बनाने के लिए निरंतर कोशिश जारी है। अब एसोचैम जैसे एसोसिएशन को आपके हर मेंबर को भी ये सुनिश्चित करना है कि इसका लाभ लास्ट माइल तक पहुंचे। इसके लिए इंडस्ट्री के भीतर भी आपको रिफॉर्म्स को एनकरेज करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए लगातार सुधार कर रही है और 10 से अधिक क्षेत्रों को पीएलआई पहल के तहत लाया गया है। उन्होंने कहा कि इन उपायों के बहुत कम समय में सकारात्मक परिणाम दिखे हैं। श्री मोदी ने इस अवसर पर रतन टाटा को एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 100 वर्षों से एसोचैम और टाटा समूह देश की अर्थव्यवस्था तथा करोड़ों भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने में लगा हुआ है। एसोचैम की स्थापना 1920 में भारत के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले उद्योग मंडलों द्वारा की गई थी। 400 से अधिक उद्योग मंडल और व्यापार संघ इसके सदस्य हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार किसानों के साथ हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश के रायसेन में आयोजित किसान महासम्मेलन में कल श्री मोदी ने किसानों को भरोसा दिलाया कि हाल के कृषि सुधारों के विषय में सभी चिंताएं दूर की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि हाल में बनाए गए तीनों कृषि कानून किसानों के लिए बहुत लाभदायक हैं। श्री मोदी ने कहा कि जब एनडीए सरकार ने किसानों के हित में कृषि सुधारों पर अमल करना शुरू किया तो विपक्ष ने किसानों में भ्रम और भय फैलाना शुरू कर दिया। उन्होंने किसानों को यकीन दिलाया कि सरकार का इरादा मां गंगा और मां नर्मदा की तरह पवित्र है। वो जिन चीजों का वादा करते थे वही बातें इन कृषि सुधारों में की गई हैं। मुझे लगता है उनको पीड़ा इस बात से नहीं है कि कृषि कानूनों में सुधार क्यों हुआ, उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे वो मोदी ने कैसे किया, मोदी को इसका क्रेडिट कैसे मिल जाए। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेता किसानों के फायदे के इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं और भ्रामक बातें फैलाकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की हर समस्या पर बातचीत करने को तैयार है। श्री मोदी ने लोगों से इस बात पर विचार करने को कहा कि अगर सरकार का इरादा न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को खत्म करने का ही होता तो वो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पर क्यों अमल करती। पिछले 20-22 साल से इस देश की हर सरकार ने, राज्यों की सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है। देश के किसानों के संगठन, कृषि एक्सपर्ट, कृषि अर्थशास्त्री, कृषि वैज्ञानिक, हमारे यहाँ के प्रोग्रेसिव किसान भी लगातार कृषि क्षेत्र में सुधार की मांग करते आए हैं। सचमुच में तो देश के किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो पहले अपने घोषणा पत्र में इन सुधार करने की बात लिखते थे और बड़ी बड़ी बातें करके किसानों के वोट बटोरते रहे, लेकिन अपने घोषणा पत्र में लिखे गए वादों को भी पूरा नहीं किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दूसरा बड़ा झूठ ये है कि मंडियां खत्म हो जाएंगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि देश में कृषि उपज का विपणन करने वाली कोई भी मंडी बंद नहीं की जाएगी। सरकार ने मंडियों के आधुनिकीकरण के लिए 500 करोड़ रुपए से अधिक की योजना बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक के साथ वर्चुअल माध्यम से शिखर बैठक करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के अनेक मुद्दों पर चर्चा करेंगे तथा भारत वियतनाम समग्र रणनीतिक साझेदारी के भविष्य के विकास की दिशा प्रदान करेंगे। दोनों देशों के बीच इस वर्ष उच्च स्तरीय संपर्क जारी रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत अपने ऊपर किसी भी तरह के आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। हैदराबाद के पास डुंडीगुल में आज वायुसेना अकादमी की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए उन्होंने वायुसेना में शामिल होने वाले नए अधिकारियों से कहा कि वो युद्ध की बदलती हुई रणनीतियों और चुनौतियों को लेकर सजग रहें तथा नई तकनीक के प्रयोग में अपने को सक्षम बनाएं। भारत और चीन के बीच हाल के सीमा संघर्ष का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से शांति प्रिय देश रहा है, लेकिन यदि कोई हमारी सीमाओं के साथ छेड़छाड़ करेगा तो उसे माकूल जवाब दिया जाएगा। नॉर्दर्न सेक्टर में हाल ही में हुए इंडो चाइना स्टैंड ऑफ से भी आप अच्छी तरह परिचित हैं। कोविड जैसे संकट के समय में चीन का यह रवैया उस देश की नीयत को दर्शाता है। यह एक नया भारत है जो किसी भी तरह के ट्रांसग्रेशन, एग्रेशन या सीमाओं पर किसी तरह के यूनिलैटरल एक्शन का माकूल और मुकम्मल जवाब देने की कुव्वत रखता है। हम किसी भी विवाद का समाधान शांतिपूर्ण और बातचीत के जरिए ही निकालने में विश्वास रखते हैं।
दोनों देशों के बीच मिलिट्री और डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए बातचीत हो रही है। मैं आज के इस अवसर पर फिर से कहना चाहूंगा कि हम संघर्ष नहीं बल्कि हम शांति चाहते हैं, मगर देश के स्वाभिमान पर किसी तरह की चोट हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में पश्चिम मेदिनीपुर पहुंचे और वहां शहीद खुदीराम बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इससे पहले श्री अमित शाह ने आज कोलकाता में स्वामी विवेकानंद के पैतृक निवास पर जाकर रामकृष्ण परमहंस, उनकी पत्नी शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद को श्रद्धासुमन अर्पित किए। बाद में उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि आज का दिन उनके जीवन का भाग्यशाली दिन है और वे यहां आकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। गृहमंत्री ने कहा कि स्वामी जी के विचार और आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं। मैं आज भी मानता हूं कि स्वामी जी के विचार उस वक्त जितने प्रासंगिक थे आज भी इतने ही प्रासंगिक हैं। वो शख्सियत थे जिन्होंने आधुनिकता और आध्यात्म को जोड़ने का काम किया और पूरे देश का आह्वान किया। 50 साल तक सब लोग अन्य देवी देवताओं को भूलकर भारत माता का आराधन करें तो ये देश जागरूक हो जाएगा और उसके ठीक 50 साल बाद की आजादी में। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय, महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष भी श्री अमित शाह के साथ थे। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के 8वें और अंतिम चरण का मतदान आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गया है। इस चरण में सुबह 11 बजे तक 26.07% वोट डाले जा चुके थे। कश्मीर मंडल में 16.08% और जम्मू मंडल में 36.37% मतदान हुआ। इस चरण में 28 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले गए हैं। इनमें से 13 कश्मीर मंडल के और 15 जम्मू डिवीजन के हैं। दिन में 11 बजे तक जम्मू मंडल के पुंछ जिले में सबसे अधिक 43.88% मतदान हुआ, जबकि कश्मीर मंडल के कुपवाड़ा जिले में 33.43% वोट डाले गए थे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कर्नाटक में 25 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी और 8 राजमार्गों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में वर्चुअल रूप से भाग लेते हुए उन्होंने 10,904 करोड़ रुपए लागत के 1,197 किलोमीटर लंबे नए राजमार्गों की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। आज कुल 33 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने कहा कि सड़क परियोजनाओं से देश की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और कर्नाटक का विभिन्न भागों से संपर्क बढ़ेगा। उन्होंने श्री नितिन गडकरी से आग्रह किया कि वो बेंगलुरु को मंगलुरु से जोड़ने की परियोजनाओं को मंजूर करें और लंबित अनुदान जारी करें। और आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए उद्योग जगत से पूरी शक्ति लगाने की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, नया भारत किसी भी आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.46% हुई। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के 8वें चरण का मतदान संपन्न। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गोवा में होने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पैनोरामा के अंतर्गत दिखाई जाने वाली फिल्मों की घोषणा की और एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में 8 विकेट से हराया। देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर 95.46% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 29,000 से अधिक कोविड मरीज संक्रमण मुक्त हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना से अब तक 95,50,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। इस समय कोविड के देश में लगभग 3,08,000 रोगी हैं। एक दिन में 25,153 नए मरीज सामने आए। इन्हें मिलाकर संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। इस समय देश में कोविड मृत्यु दर 1.45% है, जो विश्व के अधिकांश देशों की तुलना में बहुत कम है। पिछले 24 घंटे में 347 मौत को मिलाकर अब तक इस महामारी से 1,45,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। भारत में कोविड की जांच का आंकड़ा 16 करोड़ को पार कर चुका है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटे में 11,71,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 16 करोड़ 90 लाख नमूनों की जांच हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 का टीका लगवाना स्वैच्छिक होगा। हालांकि मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी को पहले कोविड संक्रमण हुआ है या नहीं, इसके बावजूद कोविड वैक्सीन ली जानी चाहिए, क्योंकि इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी।
कोविड संबंधी संभावित प्रश्नों के उत्तरों की श्रृंखला में मंत्रालय ने कहा कि भारत में विकसित होने वाली कोविड वैक्सीन अन्य देशों में विकसित वैक्सीन जैसी ही असरकारक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि वैक्सीन का परीक्षण विभिन्न चरणों में है और सरकार इस वैक्सीन की खुराक लोगों को जल्द देने की तैयारी कर रही है। कोविड टीकाकरण के शुरुआती चरण में कोविड-19 के टीके स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम मोर्चे पर काम करने वाले लोगों को दिए जाएंगे। इसके अलावा टीके की उपलब्धता के आधार पर 50 से ज्यादा उम्र वाले लोगों और 50 से कम उम्र वाले उन लोगों को भी दिया जाएगा जो किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 का टीका लगवाना स्वैच्छिक है। हालांकि मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि किसी भी व्यक्ति को बीमारी से सुरक्षा पाने के लिए टीका जरूर लगवाना चाहिए। टीका लगवाने से कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सकता है। इस कारण से लोगों को यह सलाह दी गई है कि वह अपने परिवार के सदस्यों को बचाने के लिए कोरोना वायरस का टीका जरूर लगवाएं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को पोलियो उन्मूलन अभियान की तर्ज पर कोविड टीकाकरण करने और जिलाधिकारियों को इसकी दैनिक निगरानी करने का निर्देश दिया है। राज्य में मुफ्त टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, अधिक आयु के लोगों, जनप्रतिनिधियों, सरकारी कर्मचारियों, अनुबंध पर काम करने वाले लोगों, दुकानदारों और व्यापारियों को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगवाया जाए। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों को टीकाकरण के लिए आवश्यक कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है ताकि अन्य सेवाएं प्रभावित न हों। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों से अस्पतालों और आसपास के क्षेत्रों में टीकाकरण केंद्र स्थापित करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कल राज्य में कोविड-19 टीकाकरण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। उन्होंने जिलाधिकारियों को टीकाकरण के लिए आवश्यक कर्मचारी और सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि वो होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों की कोविड जांच को सुनिश्चित कराएं। इस बीच मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है कि वो स्वयं कोविड-19 से संक्रमित हैं। उन्होंने पिछले 3-4 दिन में उनके संपर्क में आए लोगों से कोरोना जांच कराने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कोरोना वायरस टीके के युक्तिसंगत वितरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक टीकाकरण इंटेलिजेंस नेटवर्क ई-विन प्रारंभ किया है। वित्तीय आयुक्त अटल डुल्लो ने इस केंद्र शासित प्रदेश में ई-विन की प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उपराज्यपाल को शीत भंडारण केंद्रों के विस्तृत मेटा डेटा संग्रह और ई-विन क्लाउड सर्वर में डाटा अपलोड करने का काम पूरा होने की जानकारी दी गई। 689 औषधि शीत भंडारण कर्मियों के प्रशिक्षण और 585 शीत भंडारण केंद्रों के डाटा अपलोड कर दिए गए हैं। ई-विन के जरिए सभी जिलों में टीकाकरण की जानकारी रखी जा सकेगी। उपराज्यपाल को यह भी अवगत कराया गया कि हर जिले में 20 टीकाकरण रखरखाव और शीत भंडारण प्रबंधक, 2 परियोजना अधिकारी और 1 वरिष्ठ परियोजना अधिकारी तैनात किए गए हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन ने आकाशवाणी से बातचीत में कोविड-19 के टीके को विकसित किए जाने की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने लोगों को टीका उपलब्ध होने के बाद भी कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए सभी एहतियाती उपाय करने की सलाह दी। ओवर द पीरियड ऑफ 9 मंथ कोविड में हमारी जानकारी बदलती रही, लोगों के नैरेटिव्स बदलते रहे। पहले हमें जानकारी नहीं था, हम प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे थे, बातें कर रहे थे। फिर बाद में ट्रीटमेंट मॉडलिटी के बारे में बात हुई। वैक्सीन के बारे में चिकित्सा जगत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि अगर ये वैक्सीन जो है 100% प्रोटेक्शन और ये सारी चीजें हो जाएं। लेकिन वैक्सीन के लेने से पहले, वैक्सीन के लेने के दौरान और वैक्सीन के लेने के बाद भी जो सबसे बड़ा वैक्सीन है वो आपका संयम और सतर्कता है। आपको प्रोटेक्टिव मेजर्स बनाए रखना है और इसमें किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरतनी है। बिहार में कोविड-19 संक्रमण से अब तक 2,39,535 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में संक्रमण के सक्रिय मामले लगातार घट रहे हैं। इस समय 5,053 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटे में 581 मरीज संक्रमण से ठीक हुए। राज्य में संक्रमण मुक्त होने वालों की दर बेहतर होकर 97.4% हो गई है। ये राष्ट्रीय औसत से 2% अधिक है। बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान 1,22,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक वहां 1,68,00,000 से अधिक नमूनों की जांच हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कोविड संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या नए मामलों की तुलना में अधिक है। राज्य में नए मामलों की संख्या भी लगातार घट रही है। त्रिपुरा में कोविड के सक्रिय मामले घटकर 240 रह गए हैं।
संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 98.13% हो गई है। पिछले 24 घंटों में वहां 21 नए मामले सामने आए और 30 लोग संक्रमण से ठीक हुए। राज्य सरकार ने बताया है कि कल तक वहां 5,62,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। मिजोरम में कोविड संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 96.23% हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में वहां 16 नए मामले सामने आए और 17 मरीज संक्रमण मुक्त हुए। अब तक 3,943 लोगों को विभिन्न अस्पतालों से इलाज के बाद छुट्टी दी जा चुकी है। इस समय कोविड संक्रमण के राज्य में 160 सक्रिय मामले हैं। गुजरात में कल कोविड के 1,075 नए मामले सामने आए। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92.89% हो गई है। गुजरात में कोविड-19 संक्रमण के अब तक 2,33,263 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 2,16,683 मरीज ठीक हो चुके हैं। कल 1,155 मरीजों के ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में अब तक 89,44,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है। संक्रमण के सबसे अधिक 232 नए मामले कल अहमदाबाद में दर्ज हुए, जबकि सूरत में 173 मामले सामने आए। राज्य में इस वक्त 12,360 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 64 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। कल 9 मरीजों की मृत्यु के साथ राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 4,220 हो गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनिए संस्कृत जगत से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम संस्कृत साप्ताहिकी का 25वां विशेष संस्करण इस शनिवार प्रातः 11:20 से तथा पुनः प्रसारण रविवार प्रातः 11:20 से आकाशवाणी के समाचार चैनल FM गोल्ड पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए अगले साल जनवरी में गोवा में प्रदर्शित की जाने वाली 23 फीचर और 20 गैर फीचर फिल्मों के चयन की आज घोषणा की। फीचर फिल्मों के वर्ग में कृपाल कलिता द्वारा निर्देशित असमिया फिल्म ब्रिज, हिंदी फिल्म सांड की आंख और छिछोरे, गोविंद निहलानी की अंग्रेजी फिल्म अप एंड अप, नील माधव पांडा की ओडिया फिल्म कलिरा अतीता, मराठी फिल्म प्रवास, संस्कृत फिल्म नमो और प्रदीप कैलिपुरायद नाथ द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म सेफ शामिल हैं। गैर फीचर फिल्मों के वर्ग में अंकित कोठारी की गुजराती फिल्म पंचिका, बिमल पोद्दार की बांग्ला फिल्म राधा, रमेश शर्मा की अंग्रेजी फिल्म अहिंसा, गांधी द पावर ऑफ पावरलेस और माई बैम अमरजीत सिंह की मणिपुरी फिल्म हाईवेज ऑफ लाइफ शामिल हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का आयोजन 22 दिसंबर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगा। ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित होने वाला सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव होगा। इस वर्ष के उत्सव का विषय आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान है। ये महोत्सव विश्व प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर शुरू होकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर को समाप्त होगा, जिनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास के लिए दृढ़ विश्वास था। आकाशवाणी समाचार के साथ एक विशेष साक्षात्कार में केंद्रीय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के सचिव तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक शेखर मांडे ने कहा कि इस उत्सव का उद्देश्य लोगों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रेरित करना है। इंडिया नेशनल साइंस फेस्टिवल की मूल कल्पना ये थी कि किस तरह हमारे प्रयोगशालाओं में जो काम होता है, हमारे वैज्ञानिक जो काम करते हैं, अनुसंधान जो करते हैं, उसको हम लोगों तक किस तरह उसकी भावना पहुंचाएं, कि लोगों को किस तरह बताएं कि अनुसंधान से लोगों का क्या भला हो रहा है, समाज का क्या भला हो रहा है। तो ये सब हम लोग बताना चाहते हैं और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस साल का ISF का आयोजन किया गया है। सिर्फ फर्क यह है कि जो कि हम एक बहुत ही अजीब वक्त से गुजर रहे हैं, जो कोविड-19 का वक्त है, इसलिए इस साल हम लोग एक साथ फिजिकली नहीं मिलेंगे, बल्कि हम लोगों ने इसको ऑनलाइन ऑर्गेनाइज किया है। साक्षात्कार के अंश FM गोल्ड चैनल पर परिक्रमा कार्यक्रम में अपराह्न 4:30 बजे से सुने जा सकते हैं। वर्ष 2020 में नई शिक्षा नीति शिक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक घटनाक्रम रहा है।
नई शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के संचालन की व्यापक रूपरेखा दी गई है। नीति में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण के भी प्रस्ताव रखे गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नई शिक्षा नीति अगले वर्ष तक देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधारों और बदलावों को दिशा प्रदान करने का दस्तावेज है। उत्तर प्रदेश में संभल जिले के गांव मुकर्रबपुर के जूनियर हाई स्कूल के शिक्षक मोहम्मद कासिम आजकल काफी उत्साहित हैं। कोरोना के टीके की खोज का इससे कोई लेना देना नहीं। उनके उत्साह का कारण केंद्र द्वारा हाल ही में घोषित नई शिक्षा नीति है। नई शिक्षा नीति में सबसे अच्छी बात जो है, देश की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें किसी और देश की नकल नहीं की गई है और अपनी भाषाओं पर, भारतीय भाषाओं पर और मातृभाषा पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया है। इसमें बच्चे अपनी मातृभाषा में पढ़ सकेंगे और अधिक सहजता से सीख सकेंगे। उन भाषाओं से संबंधित भाषा शिक्षकों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बसी साहित्यकार डॉक्टर दीपा गुप्ता कहती हैं, नई शिक्षा नीति छात्रों को रट्टा मारने की परंपरा और मजबूरी से मुक्त करके उन्हें सोचना और समझना सिखाएगी। मौजूदा शिक्षा व्यवस्था रट्टा मारने की प्रवृत्ति की पोषक है और इस व्यवस्था में ऐसे बच्चे प्रायः पिछड़ जाते हैं। 5वीं क्लास तक बच्चा जब अपनी नई शिक्षा नीति में मातृभाषा में पढ़ाई करेगा तो निश्चित रूप से वो अपनी संस्कृति और जड़ों से जुड़ सकेगा। ये उन विद्यार्थियों के लिए बहुत फायदेमंद होगा जो किसी विशेष कारण से अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ देते हैं। देश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस नीति में भारत को न केवल आत्मनिर्भर बनाने बल्कि भारत को वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता है। तो नई शिक्षा नीति 2020 आ रही है। ये जहाँ अंतिम छोर के बच्चों को पूरी विकास की संभावनाओं को देगी, वहीं विविध क्षेत्रों में आगे बढ़कर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का न केवल स्वाभिमान सम्मान बढ़ाएगी बल्कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात की है, कि आत्मनिर्भर भारत की बात की है, इन दोनों को करने में ये जो नई शिक्षा नीति है वो निश्चित रूप में एक आधारशिला बनेगी। न जाने कब से सुनते आ रहे हैं कि हम लॉर्ड मेकाले के प्रोटोटाइप क्लर्क बनाने के मिशन वाली शिक्षा नीति का पालन करते आए हैं, मगर अब एक विवर्तनिक परिवर्तन हुआ है और संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को वास्तविक शिक्षा के जमीनी स्तर की दृष्टि से क्रांतिकारी बनाया गया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृष्टि है। नसीम नकवी, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन और रात के क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत को 8 विकेट से हरा दिया है। जीत के लिए 90 रन के लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट पर 93 रन बनाकर हासिल कर लिया। इससे पहले भारतीय टीम के आखिरी बल्लेबाज मोहम्मद शमी के चोटिल होकर मैदान से बाहर जाने के बाद भारत की दूसरी पारी 36 रन पर सिमट गई। मेजबान टीम के लिए जोश हेजलवुड ने 5 और पैट कमिंस ने 4 विकेट लिए। इससे पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 151 रनों पर आउट करके पहली पारी के आधार पर 53 रनों की बढ़त ली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने न्यायपूर्ण और समावेशी समाज के उनके दृष्टिकोण का स्मरण किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज पणजी में आयोजित होने वाले 60वें गोवा मुक्ति दिवस में शामिल होंगे। लगभग 450 वर्षों के पुर्तगाली शासन के बाद 19 दिसंबर 1961 को गोवा मुक्त हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य गणमान्य लोगों ने इस अवसर पर गोवा के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप जारी है। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस था और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। चेन्नई में बादल छाए रहेंगे, हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में सुबह धुंध छाई थी। तापमान 15 डिग्री और 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 0 से 7 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है। अधिकतम 10 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा। लेह में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 0 से 16 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। अधिकतम 0 से 1 डिग्री नीचे रहने की संभावना है। गिलगित में सामान्यतः आसमान साफ रहेगा। तापमान 0 से 7 डिग्री सेल्सियस नीचे और 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए उद्योग जगत से पूरी शक्ति लगाने की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, नया भारत किसी भी आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.46% हुई। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के 8वें चरण का मतदान संपन्न। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गोवा में होने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पैनोरमा के अंतर्गत दिखाई जाने वाली फिल्मों की घोषणा की।
और एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।